ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। 7 नवंबर सन 1876 कलकत्ता के पास नेहाटी नाम के एक छोटे से गांव की कांटालपाड़ा बस्ती। शाम ढल चुकी है। दिन की आवाजें सुस्त होकर जम्हाई लेने लगी हैं। गांव के एक तरफ एक दुमंजिला इमारत है जिसके एक कमरे में लालटेन का प्रकाश भर रहा है। इस रोशनी में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शांत चित्त डूबकर कुछ लिख रहा है। पूरा पन्ना लिखकर वो सर उठाता है और उसके चेहरे पर विलक्षण संतोष उभर आता है। अधपके बाल और गौरवर्णीय काया लालटेन के प्रकाश में निखर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति कमरे में जल्दबाजी में प्रवेश करता है। कहता है, बंगदर्शन साप्ताहिक पत्रिका का ताज़ा अंक लगभग अंतिम चरण में है। थोड़ी सी जगह खाली रह गई है, तुम कुछ लिखकर दे दो। ये कहते हुए उसकी नज़र मेज़ पर रखी उस कविता पर पड़ती है। वो कागज़ उठाकर कहता है, इस कविता से काम बन जाएगा। वैसे ये गीत है भी बहुत अच्छा, क्या इसे ही छाप दें? वो व्यक्ति जिसने अभी अभी उस कविता की रचना की थी नाराज हो उठता है और कविता अपनी दराज में रखकर कहता है, ये कविता अच्छी है या बुरी ये तो शायद आज समझ में नहीं आएगा, किंतु कुछ काल बाद इस कविता का महत्व जब लोगों के ध्यान में आएगा तब शायद मैं जीवित नहीं होऊंगा, लेकिन आप अवश्य होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा देश और देशवासी इस गीत के महत्व को समझेंगे। बंगदर्शन के व्यवस्थापक रामचंद्र बंदोपाध्याय से ये बात कहने वाले व्यक्ति थे बंगदर्शन के संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी, और वो गीत था वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां जय श्यामलां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं था, बल्कि कांटालपाड़ा बस्ती में ढलती हुई उस शाम कागज पर एक राष्ट्र मंत्र, एक सिद्ध मंत्र ने जन्म लिया था। एक ऐसा मंत्र जिसने अनगिनत क्रांतिकारियों को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की शक्ति दी। एक ऐसा दिव्य राष्ट्र मंत्र जो लोगों की आत्मा में जा बसा। महर्षि अरविंद ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और बंकिम चंद्र चटर्जी को राष्ट्र निर्माता कहते हुए उन्हें ऋषि बंकिम का संबोधन दिया। स्वतंत्र रूप से लिखे गए इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कलकत्ता के समीप नेहाटी गांव के कांटालपाड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता यादव चंद्र मिदनापुर के डिप्टी कलेक्टर थे। उनके 2 बड़े भाई भी थे और घर में साहित्यिक वातावरण बना हुआ था। बंकिम बाबू के पिता उस समय हो रहे सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ संस्कृत साहित्य का संस्कार भी दिया। संस्कृत साहित्य के ज्ञान भंडार की अमिट छाप बंकिम चंद्र के मन पर भी पड़ी और कालांतर में उनकी लेखनी से उपजे उपन्यासों की भावभूमि में वो प्रकट हुई। 1856 में बंकिम चंद्र ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1857 के मुक्ति संग्राम की हलचल के बाद बंकिम बाबू के मन में देश प्रेम की भावना और घनीभूत हो गई।
1857 में भारत में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय उनमें से एक था। बंकिम चंद्र इसके पहले सत्र के स्नातक हुए। बीए पास करते ही अंग्रेजी सरकार ने उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। वस्तुतः उनके मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति कोई भक्ति भावना नहीं थी, पर वे इतना जानते थे कि अच्छे सरकारी पद पर रहकर वे आम जनता और दुखी नागरिकों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। बलिहारी तेरा बरवेश, बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। और बीच में तू प्रणपाल, तू प्रणपाल। बंधन में भी मुक्ति निवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश। अपनी नौकरी में रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। गलती करने वाले अंग्रेज अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करने से वे नहीं हिचके। इसलिए नौकरी के दौरान उनके कई स्थानांतरण हुए। इन तबादलों का बंकिम चंद्र ने अपने तरीके से फायदा उठाया। एक तो वो बंगाल की लोक संस्कृति की संपदा से परिचित हुए, दूसरे अलग अलग जगह तैनाती से उन्हें 1857 के कागजात देखने का मौका मिला। उन्हें कई पुराने दस्तावेज और गजेटियर की पड़ताल करनी पड़ी। 1763 से लेकर 1780 तक ढाका, उत्तरी बंगाल, नेपाल के तराई प्रदेश, दिनाजपुर, रंगपुर और पूर्णिया क्षेत्रों में सन्यासियों के विद्रोह से संबंधित कागजातों और दस्तावेजों के आधार पर उनके मन में आनंद मठ उपन्यास की भावभूमि तैयार हुई। लेखन का कार्य तो वे कॉलेज के जमाने से शुरू कर चुके थे। 1853 में उनके 2 काव्य संग्रह ललिता और मानसी प्रकाशित हुए। उन्होंने अपना पहला उपन्यास अंग्रेजी में लिखा और उसके बाद वे पूर्णतः बांग्ला भाषा में लिखने लगे। बंकिम बाबू का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। कपाल कुंडला, मृणालिनी, विषवृक्ष, इंदिरा, चंद्रशेखर और कृष्णकांत की वसीयत जैसे उपन्यास निरंतर प्रकाशित होते रहे और भारत के साहित्य जगत में एक दैदीप्यमान सितारा जगमगाता रहा, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन उनके गीत वंदे मातरम ने उन्हें अमर कर दिया। मूल रूप से वंदे मातरम के प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में थे और शेष बांग्ला में।
प्राणा शरीरे त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती शिराय तुम्ही मा भक्ती बाहुते तुम्ही मा शक्ती शिराय तुम्ही मा भक्ती तुम्हारी प्रतिमा घडी मंदिरे मंदिरे त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम् नमामि कमलां अमलां तुलां उज्ज्वलां सुफलां मातरम् नमामि कमलां अमलां सुजलां सुफलां मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। बंकिम बाबू के घर पर नई रचनाओं को लेकर लेखकों की बैठकें अक्सर हुआ करती थीं। मित्र मंडली की बैठक में जब वंदे मातरम गीत का वाचन हुआ तो लोगों ने इस पर अलग अलग विचार रखे। कुछ लोगों ने कहा कि ये कर्ण मधुर नहीं है। किसी ने कहा गीत आधा बांग्ला आधा संस्कृत में है, तो किसी ने इसमें व्याकरण की गड़बड़ी भी बताई। इस पर बंकिम बाबू ने कहा, आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मेरे मन में जैसे भाव उठे वही मेरी रचना में है। वो समझ पा रहे थे इस रचना का प्रभाव कहाँ और कैसे पड़ेगा। ये सच है कि वंदे मातरम की रचना बंकिम बाबू ने एक बैठक में ही कर ली थी, लेकिन इसकी पूर्व पीठिका बहुत लंबी है। हुआ यूं कि 12 अप्रैल सन 1866 को बंगाल में हिंदू मेला का आयोजन हुआ। इसके लिए प्रतिनिधि गीतों की खोज हुई और सन 1868 में 2 गीत चुने गए। एक था सत्येंद्रनाथ ठाकुर का गीत मिले सभी भारत संतान और दूसरा था गणेंद्रनाथ का गीत लज्जा में भारत यश गीत गाऊं किस तरह। पहले गीत की संगीत रचना विष्णु चक्रवर्ती ने तैयार की, जो गुरुदेव रवींद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के यहाँ संगीत के आचार्य उस्ताद थे। बंकिम चंद्र ने इस पहले गीत के संदर्भ में बंग दर्शन के 1873 के अंक में लिखा, ये महागीत संपूर्ण भारत में गुंजित हो, हिमालय की कंदराओं में प्रतिध्वनित हो, गंगा जमुना सिंधु नर्मदा गोदावरी के तटों पर स्थित वृक्षों में ये गुंजायमान हो, पूर्व पश्चिम सागर के गंभीर गर्जन में मंद्रीभूत होता रहे। वस्तुतः इस पल से ही उनके मन में एक ऐसे गीत की भावभूमि तैयार होने लगी थी जो अपनी जन्मभूमि का यश भक्ति के स्वर में गा उठे। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत
एक बीज मंत्र जिसके प्रकाश में ही स्वाधीन भारत ने आंखें खोली, नया सवेरा देखा। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ ही हुआ। वंदे मातरम, मात्र 2 शब्द, जिसकी गूंज ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। कहाँ से चलकर आए ये 2 शब्द, इसके संदर्भ भी बहुत रोचक हैं। बंगाल में एक गांव है लालगोला। वहां के राजा बंकिम बाबू के परम मित्र थे। सन 1874 में बंकिम बाबू उनके मेहमान थे और उनके पैतृक कक्ष में रुके हुए थे। यहाँ शाक्त परंपरा के साधक काली ब्रह्म भट्टाचार्य से उनका परिचय हुआ। इन साधु के परिवार से उन्हें काली माँ को समर्पित श्लोकों की एक पुस्तक मिली, जिसके शब्द वंदे मातरम से मिलते जुलते थे। राजमहल में एक विचित्र प्रतिमा भी थी, जिसके हाथों में आयुध नहीं थे। चेहरे पर विषाद और दुख था। सामने के हाथ करबद्ध मुद्रा में थे। इसी प्रतिमा का वर्णन भारत माता के रूप में अपनी पुस्तक में उन्होंने किया। वंदे मातरम शब्द के उद्भव से जुड़ा एक और संदर्भ इसी गांव से मिलता है। लालगोला गांव में ही कलकली नदी के पास बरगद के विशाल वृक्ष के आसपास छोटे बड़े मंदिर हैं, जहां श्री और शाक्त संप्रदाय के साधक पूजा किया करते थे। यहीं किसी साधु को बंकिम बाबू ने जय मां दनुज दालिनी वंदे वंदिनी मातरम इन शब्दों के साथ काली मां को जवा कुसुम का फूल चढ़ाते देखा था। वंदे वंदिनी मातरम में से अगर वंदिनी शब्द हटा दें तो वंदे मातरम प्रकट हो जाता है। बस यहीं से बंकिम के मन में आनंद मठ के कथानक के साथ साथ वंदे मातरम के शब्द चित्र अंकित होने लगे थे। कांटालपाड़ा लौटकर 1876 के सितंबर-अक्टूबर में दुर्गा पूजा की छुट्टियों में बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत की रचना की और बाद में अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया, जो उनकी पत्रिका बंग दर्शन में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रहा था। पुस्तक के रूप में आनंद मठ सन 1882 में प्रकाशित हुई। बंकिम बाबू के आरंभिक साहित्य को अगर हम देखें तो उसमें स्वप्नजीवी मनुष्य, पारिवारिक तनाव आदि का प्रभावी चित्रण होता था, किंतु उनके बाद के लेखन में प्राचीन संस्कृति का विचार, वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण तथा जीवन दर्शन का समन्वय देखने को मिलता है। देवी चौधरानी में देशभक्ति और आशीर्वाद का पुट था। वहीं मृणालिनी उपन्यास में उन्होंने दासता के विषय में विचार प्रस्तुत किए थे। उपन्यासों के बाद वे एक निबंधकार और दार्शनिक विचारक के रूप में लेख लिखने लगे। एक जगह उन्होंने लिखा, साहित्य की आलोचना में भी सुख है, किंतु कृतियों का मर्म समझकर उसका अनुशीलन किए बिना साहित्य आलोचना का आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनका कहना था, साहित्य सत्यमूलक होता है। ये भी याद रखें कि आरंभ में कुछ दुख कष्ट उठाए बिना सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वार्थहीन प्रेम और धर्म की एक ही गति है। एक को साधने से दूसरे का मंगल होता है। सारे संसार को प्रेम से देखने का नाम ही धर्म है। कभी सोचें तो यूं लगता है कि प्रेम को धर्म मानने वाला ये महान रचनाकार जब भी अपनी जन्मभूमि को प्रेम भरी नजर से देखता, ठीक उसी पल वंदे मातरम को तो प्रकट होना ही था। उस प्रेम को भक्ति का रूप लेना ही था। एक महामंत्र का जन्म होना ही था। उसकी हर सांस को कहना ही था, वंदे मातरम। वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। देश के खादिम की है, देश के खादिम की है जागीर वंदे मातरम। है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम।
अपनी गुरूर। जालिमों को है अगर बंदूक पर अपनी गुरूर, जालिमों को है अगर बंदूक पर अपनी गुरूर। है इधर हम बेकसों का, है इधर हम बेकसों का, वीर वंदे मातरम। है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। हमारे सब्र से, कत्ल की धमकी न दे हमको हमारे सब्र से, कत्ल की धमकी न दे हमको हमारे सब्र से। एक पर वंदे मातरम। है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। जल्लाद ने कर कत्ल पर बांधी कमर। फिक्र क्या जल्लाद ने कर कत्ल पर बांधी कमर। फिक्र क्या जल्लाद ने कर कत्ल पर बांधी कमर। रोक देगी दूर से, रोक देगी दूर से शमशीर वंदे मातरम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का वतन